हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस और मैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने कल अमेरिकी संविधान का हमने विकास देखा था कि हमने उसकी सामान्य पृष्ठभूमि देखी कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका की कैसी स्थिति है, वहाँ की जनसंख्या किस तरह की है, सामाजिक दृष्टि से किस तरह विभिन्न यूरोपीय नस्ल और भाषाओं के लोग वहाँ रहते हैं, भौतिक व शैक्षणिक दृष्टि से अमेरिका का जीवन पर्याप्त उन्नत स्तर का है। तो इस तरह से हमने उसका वो देखा था कि किस तरह से उसके जो संविधान है उसका निर्माण हुआ। और आज हम देखेंगे अमेरिकी संविधान के विकास के प्रमुख चरण। तो उसमें पहला चरण है उपनिवेशीकरण। उसमें हमने कल देख लिया था कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। और बहुत सारे ब्रिटेन और यूरोप के बहुत सारे लोग वहाँ जाकर बसने लगे और उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। यूरोप से जाने के दो प्रमुख कारण थे। वहाँ आर्थिक संकट था, अतः आर्थिक संपन्नता के लिए, और दूसरा उस समय यूरोप में धार्मिक अत्याचार भी बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग अमेरिका में जाने लगे। तो इस तरह से अमेरिका में एक नई वर्ण संस्करण संस्कृति का उदय हुआ और यूरोप में कई संस्कृतियों के लोग रहने लगे। जब वो गए थे वहाँ से तो अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को भी साथ में ले गए और इस तरह से अमेरिका में इंग्लैंड और यूरोप की संस्कृति का मेल हुआ। किंतु वो मेल बहुत समय तक नहीं चल पाया और वो जो वर्ण भेद है, जाति भेद है, वो आज भी विद्यमान है। अब ब्रिटेन और यूरोप से जो लोग गए थे वो व्यवस्था प्रिय थे, अतः उनकी धारणा थी कि इंग्लैंड को मात्र सरकार से उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन की जो सरकार थी वहाँ से उन्होंने आज्ञा प्राप्त की और इस आधार पर वहाँ 3 तरह के उपनिवेशों के वर्ग बने। पहले थे चार्टर कॉलोनीज, दूसरी थी प्रोप्राइटरी कॉलोनीज और तीसरे थे शाही उपनिवेश या रॉयल कॉलोनीज। यानी ये सब जो कॉलोनी थी या उपनिवेश थे ये ब्रिटेन के अधीन थे। अधिकांशतः में कुछ में तो अधिकार उनके पास में थे, उपनिवेशों के पास में थे, और कुछ में अधिकार ब्रिटेन की संसद के पास में थे। अब दूसरा है उपनिवेशों की स्वतंत्रता। विभिन्न प्रकार के उपनिवेशों पर इंग्लैंड का वैसे तो नाम मात्र का ही अधिकार था, लेकिन समय के साथ साथ उपनिवेशों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जागृत होने लगी और वे इंग्लैंड का जो नाम मात्र का आधिपत्य था उसको भी वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, अर्थात उनको ब्रिटेन की संसद का हस्तक्षेप मान्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन की संसद ने उपनिवेशों पे टैक्स लगाए और व्यापार व प्रशासन के संबंध में कठोर नियम बनाए तो फिर वो उपनिवेशों को पसंद नहीं आया, अर्थात उनमें तीव्र रोष उत्पन्न हो गया। और उपनिवेशों का कहना था कि जब हमारा वहाँ की संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर भी नहीं लगाना चाहिए, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं सिद्धांत को उन्होंने माना। 1765 में जब ब्रिटिश संसद ने कुछ अधिनियम बनाए तो ऐसी स्थिति में जॉन एडम्स, जेफरसन आदि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने मानव स्वतंत्रता, शासन शासितों की इच्छाओं का दर्पण व सिद्धांत का प्रचार किया। यानी उनका कहना था कि जो शासन है वो शासितों की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। जब ब्रिटेन संसद में हमें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वो हमारे लिए इस तरह का कानून नहीं बना सकते हैं। और 1773 और 74 में मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम पारित होने पर उपनिवेशों में और ज़्यादा रोष की भावना भड़क उठी। अतः मैसाचुसेट्स के निवासियों द्वारा 1774 में जो 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया नगर में हुआ, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। और इस कांग्रेस ने ही दमनकारी कानूनों का विरोध किया और विदेशी माल का भी बहिष्कार किया। और इसी तरह 1775 में जब फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इसमें इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया गया, क्योंकि उपनिवेश अब ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अतः जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया और वो उसके सेनापति बने।
और दूसरी कांग्रेस में जॉर्जिया भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार इसमें कुल राष्ट्रों की संख्या अब 13 हो गई। और जो यह कांग्रेस थी ये 1781 तक संयुक्त उपनिवेशों की सरकार के आधिकारिक अंग के रूप में कार्य करती रही। अब जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में जो सेना बनी तो उसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई 1776 से शुरू होकर 1781 तक चली, जिसे स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी कहा जाता है। अब जो 1775 में जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जॉर्ज तृतीय ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है। परिणामतः ब्रिटेन और अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनमें 6 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, अर्थात 1775 से 1781 तक यह युद्ध चलता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों को विजय प्राप्त हुई और ब्रिटिश सेनापति की हार हुई। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा और जॉर्ज तृतीय ने नवीन सरकार बनाई जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। तो इस प्रकार जो अमेरिका में 1773 में जो विद्रोह की भावना भड़की थी ब्रिटेन के प्रति वो 1781 में आके ख़त्म हुई, जिसमें कि अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनको विजय प्राप्त हुई और ब्रिटेन की हार हुई और उन्होंने उसको मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरह से जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ तो युद्ध जीत लिया और बाद में उनको अपनी रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक राज्य मंडल का निर्माण किया। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।